हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा शुक्ला और हम बात करने वाले हैं फिल्मों के बारे में। फिल्में जो समाज का आईना है, अक्स नज़र आता है हमारा आपका फिल्मों के अंदर। जो कहानियाँ बनती हैं वो कहानियाँ बहुत बार सच्चाई से जुड़ी होती हैं, बहुत बार फिक्शन होता है, ड्रामा होता है, लेकिन कोशिश होती है एंटरटेनमेंट के ज़रिए आपको तमाम जो समाज की हकीकत है उससे रूबरू करवा सके। और इस तरह की जो फिल्में हैं उनको बनाने में कुछ डायरेक्टर्स को खास महारत हासिल होती है। ऐसे ही एक डायरेक्टर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सनोज मिश्रा जी। उनसे बात कर। सनोज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हमारे साथ जुड़े, हमको वक्त दिया। तो पहले तो आप सिर्फ जानना चाहेंगे, एक नई फिल्म आप लेकर आ रहे हैं, द मणिपुर डायरी। क्या है ये फिल्म, किस बारे में है? दरअसल आजकल हम जो न्यूज़ में और टीवी में देख रहे हैं लगातार कि मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, वहाँ पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं। साल डेढ़ साल पहले कुछ बहुत बड़ी एक वारदात आप देखने में आई थी जिस पे पूरा देश बहुत आक्रोशित था। तो मुझे लगा कि मुझे इसकी तह तक जाना चाहिए और इसमें मुझे काम करने की ज़रूरत है, ताकि एक्चुअल में रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों हो रहा है हमारे देश के अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है, सेवन सिस्टर्स में क्यों हो रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा पूरा डिस्टर्ब क्यों है और शुरू से ही डिस्टर्ब रहा है क्यों, इसका पीछे जो रीज़न है उसको पब्लिक तक लाने के लिए, जिस पे लोग बोलने से भी कतराते हैं। लोग बोलते हैं कि मतलब इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कौन नाराज़ हो जाएगा, कौन खुश हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सोच कर समझ कर मुझे लगा कि ये मेरे लायक ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसे कोई नहीं करना चाहेगा, और मैंने इस पर काम किया और अब मैं इस अगले हफ्ते से इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहा हूँ। अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज थैंक यू सो आपने इसका अनाउंसमेंट किया है मूवी के लिए। आपने बोला कि ये कंट्रोवर्शियल है ऑब्वियसली, कि पूरे देश में इसको लेकर चर्चा है। तो इस कहानी में आप सिर्फ कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो जोड़ने वाले हैं, या कहानी में कुछ लाइट मोमेंट्स भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लाइट मोमेंट इस फिल्म की है और कहानी का जो बेस है वो लव स्टोरी है। और लव स्टोरी के जरिए मैंने जो ह्यूमन जो एक फीलिंग्स होती है उनको, छोटी छोटी चीज़ों को भी पकड़ने की कोशिश की है। और एक बहुत बड़ा आदमी और एक बहुत गरीब लड़की के बीच की एक बहुत अच्छी सी लव स्टोरी है जो मणिपुर से और फॉरेन को कनेक्ट करती है उस फिल्म के जरिए, मतलब लोगों को, ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिले। वायलेंस तो लोग टीवी पे देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया लोग अपने मोबाइल में देख लेते हैं, तो कुछ जो चीज़ें क्रिएटिव होती हैं जो लोगों को अच्छी लगे, जो सिनेमा हॉल में लेकर वापस आए लोगों को, तो वो मेरी कोशिश है कि इस फिल्म के ज़रिए और इस बड़े मुद्दे के ज़रिए मैं एक अच्छी कहानी लोगों तक लेकर आऊँ। और ये मेरे लिए चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि जैसे मैं पहली बार फिल्म बनाने जा रहा हूँ, उस तरह से उतना ज़्यादा अलर्ट होकर मैं इस फिल्म को करना चाह रहा हूँ। तो आपने बात की चैलेंज है, उसमें तो आपको बिल्कुल ऐसा बोलेंगे एक महारत है चैलेंज, क्योंकि आपकी जितनी फिल्में देखेंगे हर मूवी का जो कंसेप्ट था, जो मुद्दा था, जो कहानी थी, वो हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें उसमें रही हैं। तो और या फिर कहें ट्रू इवेंट से जुड़ी होती हैं। तो आप आपने क्या, मतलब क्या इंस्पायर करता है आपको ऐसी फिल्में लिखने के लिए? आप क्योंकि राइटर भी हैं, तो ऐसी फिल्में लिखने के लिए, बनाने के लिए क्या इंस्पिरेशन मिलती है आपको? दरअसल मैं शुरू में राइटर रहा हूँ और बहुत सारे अखबारों के लिए मैंने लिखा, बहुत सारे मैगजीन्स के लिए मैंने लिखा है। और मैं जब गांव में था तभी से मैंने लिखने का मेरा दौर शुरू हो गया था। अब मुझे लगता है कि एक मकान के अंदर चार लोग गए और उसके अंदर गए, फिर एक एक करके मरने लगे। ऐसी कहानी या एक डरावनी कहानी जो बिल्कुल काल्पनिक होती है उसको तो कोई भी लिख सकता है। हाँ। तो उस तरह की चीज़ों के बजाय मुझे जो रियल इवेंट्स होते हैं जिस पर लोग बात करने से डरते हैं, घबराते हैं, मुझे लगता है मेरे लिए ये चैलेंज, और मुझे वो काम करना चाहिए जो ऐसी फिल्में हों जिन पर लोग बात ना कर सकें। दूसरी बात यह है कि जो बहुत बड़े बड़े स्टार हैं जो अपने आप में हैं, तो उनके पीछे भाग कर मैं 5 साल 10 साल अपने बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरा सब्जेक्ट जो है ना वो हीरो रहे। इसलिए मैं ऐसे विषय चुनता हूँ जिसमें मेरे लिए चैलेंज भी हो और मेरा सब्जेक्ट फिल्म का हीरो हो, चाहे जो भी मेरी पिछली फिल्में रही हैं। तो मैंने यही कोशिश की है कि मैं इसके ज़रिए एक समाज की भी सेवा कर सकता हूँ, एक सिनेमा को भी कुछ दिशा देने की कोशिश कर सकता हूँ। तो वो मेरी कोशिश जारी है। और मुझे लगता है कि मेरा जो जन्म हुआ है, जो इस धरती पर मैं आया हूँ, तो उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया हूँ कि जहाँ पर लोग नाचने गाने वाली फिल्में बनाते हैं और तब ऐसी फिल्में बनाते हैं जिनसे हमारे देश के युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं, या गलत इन्फॉर्मेशन लेकर भी लोग फिल्म बनाते हैं। पैसे उनको फंडिंग विदेश से होती है और यहाँ पर
मैटर कुछ और रहेगा, उसको तब्दील करके कुछ दूसरी तरह से मैलिफाइड इंटेंशंस बहुत ऑफ है कोर्स, चीज़ों जैसे का कि अनुभव सिन्हा अक्सर mislead हाँ हाँ। करते हैं वो, तो मैं उनकी तरह से फिल्म नहीं करना चाहता हूँ। मैं बड़ी बेबाक और बड़े ही निर्भीकता के साथ आना चाहता हूँ। और इसमें ना मुझे किसी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट मिलता है, ना मुझे, मैं वन मैन आर्मी हूँ। और मेरे अंदर जितनी हिम्मत मेरे माँ बाप ने दी है, जो मुझे महादेव जो शक्तियाँ जो मुझे दी, उनके ब्याह पे मैं काम करता हूँ। सो व्हाट डू यू फील कि ऐसे जब मुद्दे उठाने की कोई करेज दिखाता है, साहस दिखाता है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना एक सिस्टम में नहीं बनना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए देखिए, कि सिनेमा बनाना ये मेरी डेयरिंग थी, ठीक है। इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करूँगा, अरे उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए, तो ये गलत बात है। क्योंकि ये मैंने सोच समझ कर डिसीजन लिया है कि मुझे काम करना है, इसलिए मुझे किसी गवर्नमेंट से, किसी सरकार से ना कोई एक्सपेक्टेशन कभी रही है और ना रहेगी, और ना कोई शिकायत रही है कभी। क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, वो अपना काम जिस तरह से चाह रही है उसे कर रही है। मैं भी उस सिस्टम का एक हिस्सा हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, या मुझे कोई, अभी मुझे हालांकि बीच में ये सिक्योरिटी भी, तो मैंने हाथ जोड़ लिया। मैं क्या भाई, सिक्योरिटी मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने देश के पैसे क्यों बर्बाद करूं अपने पीछे। तो मुझे सिक्योरिटी लेकर मैं 25-50 लाख रुपए तो सरकार का खर्च होगा ना महीने का, वो नहीं चाहिए मुझे। मेरी जान इतनी ज़्यादा कीमती नहीं है। बिकॉज ऑफ जो चीज़ें हैं वो चलती रहना चाहिए। और मैं कोई इतना स्पेशल नहीं हूँ कि मुझे लोग मार डालेंगे। धमकियाँ दे रहे हैं, ठीक है, आने तो धमकियाँ देखा जाएगा। उसके लिए मैं पुलिस वालों की सैलरी और सब गवर्नमेंट का क्यों इतना सिस्टम खराब करूं। इसलिए लिहाजा मुझे अच्छा है, और एक अच्छा माहौल है देश में इस वक्त। लोग कम से कम बेबाक होकर बात तो रख रहे हैं। आपने देखा ऐसा सिनेमा कभी कोई बना सकता था क्या आज के 10 साल पहले? हाँ। तो अगर मैं बात कर पा रहा हूँ तो कुछ तो है सरकार की गुडनेस, कहीं से कुछ अंदर से मैनिपुलेशन होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये नहीं लगता कि भाई फिल्म बनाने के बाद आप फंस जाओगे। आज हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, अगर सेंसर में अटकता है तो मैं वहाँ जाता हूँ कि भैया हमारी चीज़ें देखो आप, माननीय लेकिन न्यायाधीश। पॉलिटिकल फैसिज्म जो है, जो फांसीवाद है, वो हमने आपके साथ देखा पिछले वक्त में, जिस तरह से आपको स्ट्रगल करना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ स्टेट की सच्चाई फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की, जो बहुत हद तक जस्टिफाइड थी और सच है। तो ऐसे में जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उससे डील करना कितना मुश्किल होता है, और क्या सपोर्ट फैमिली का ही काफ़ी होता है इमोशनल, या उसके अलावा जो सपोर्ट रिक्वायर्ड था वो आपको मिला? दरअसल जो मुद्दा था बहुत बड़ा था। आप में क्या, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से वहाँ पे तानाशाही चलती है। जहाँ पर गवर्नर साहब को असेंबली में नहीं जाने दिया जाता है, सीबीआई को जब अरेस्ट कर लिया जाता हो, तो वहाँ पे मेरी कोई बिसात नहीं थी, और मैंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था। और इस फिल्म के जरिए मुझे लगता है कि मैं बंगाल में एक नई जागृति लेकर आऊँगा, और आएगी वो फिल्म देख कर आएगी, मेरी फिल्म देख कर आएगी। क्योंकि फिल्म में वो चीज़ें हैं जो लोगों के बहुत ही करीब है, बहुत टच करती हैं, जिससे लोगों में जागृति भी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ तक आपने कही बात की इस तरह से जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, तो मैंने जैसे बताया कि जब सीबीआई को अरेस्ट कर लिया था तो मेरा कुछ नहीं, मेरे ऊपर मुकदमे किए गए, मुझे लिंचिंग करने की कोशिश की गई, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, मुझे फंसाना चाहा हर तरह से। जैसे ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरे कंट्री में हूँ और मैं एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ किसी तरह। क्योंकि मेरे परिवार ने, फैमिली ने चूँकि सफ़र किया है, झेला है इन चीज़ों को, वो हम सब ने देखा है। क्योंकि हर चीज़ सामने थी, खुली तो हुई थी, मेरा नेचर नहीं है कि मैं किसी के सामने जाकर कभी कोई मदद मांगूं, या मैं अपनी कोई कमजोरी में, हर इंसान का एक नेचर होता है ना, तो मैंने कभी किसी से कोई मदद मांगी भी नहीं। और जहाँ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो मेरे फैमिली ने किसी से मैं हेल्प मांगी तो लोगों ने हेल्प किया नहीं, कंगना जी को छोड़कर। कंगना जी जो थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने समझा चीज़ों को कि आखिर मैटर क्या है, ये पॉलिटिकल मैटर है, और उसमें एक आदमी फंसा हुआ है जो बहुत ही असहाय। तो उन्होंने जो डेयरिंग दिखाई है उसके लिए उनको सैल्यूट है। और इस सब मैटर में जो साथ की जहाँ तक कोई बात रही है, तो मुझे लगता है एक ही नाम मैं 100 बार लूँगा, मेरी फैमिली तो मेरे साथ है, क्योंकि वो हर अच्छे बुरे में मेरे साथ रहेगी। हाँ, लेकिन बॉलीवुड में अगर किसी ने मेरे सपोर्ट में आने का जो एक साहस दिखाया वो कंगना रनौत जी हैं, और मैं बोल्डली मतलब उनको बहुत सैल्यूट करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि वो ऐसे ही हमेशा रहें, जैसे ही हैं वैसे ही बनी रहें, एकदम बेबाक, बिंदास। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में जब आप ऑलरेडी 6 महीने साल भर पहले की सिचुएशन देखें, इतनी ज़्यादा आपके लिए हॉरिफाइंग थी, ऐसे में दोबारा से करेज करके सेम तरह से मूवी बनाना, क्या आपको घर में फैमिली की बात करें तो एक ऐसा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं आई, या फैमिली की तरफ से रोकने की कोशिश नहीं की गई कि बस अब इससे ज़्यादा हमारे लिमिट के बाहर है संभालना?
दरअसल मेरी फैमिली, मेरा परिवार जो है वो मेरे सब क्रिएटिव पार्ट का हिस्सा नहीं रहते। अच्छा। वो तो जब चीज़ें दरवाजे में आके घर में जब आग लग जाती है तब लोगों को पता चलता है कि ऐसा वाकया भी हुआ है। क्योंकि मैं एक फ्रीडम फाइटर की तरह काम करता हूँ। मैं मुंबई में पिछले 32 सालों से हूँ, लेकिन मेरी फैमिली का यहाँ पर कोई भी आदमी दूर दूर तक नहीं रहता है, क्योंकि मैं खुद इनसिक्योर फील करता हूँ अपने आप को। मुझे लगता है कि मैं इनसिक्योर हूँ और मैं अपने साथ फैमिली रखूँगा तो और मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। तो कमज़ोरी मेरी रहती है अपने घरों में। लोग अपने घर में हैं, मैं अपने यहाँ पर मुंबई में काम करता हूँ। मेरा आना जाना रहता है घर, लगातार संपर्क में माँ से, पिताजी से, सब बच्चों से, भाइयों से। एक अच्छी यूनिटी है और वहाँ पर मुझे लगता है मेरा परिवार सेफ है। तो ऐसे हालत में चूँकि मेरा डिसीजन था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँगा और मैंने रिस्क लिया। मतलब सबसे बड़ा जो डर था फिल्म इंडस्ट्री में आने का, जब मैं आ गया यहाँ पर तो वो डर ख़त्म हो गया उस दिन से। इसलिए मैं बोल्ड डिसीजन ले पाता हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी दुनिया में जाना था जहाँ बहुत ही अनसेटल है, जहाँ पर सपने बेचना है। तो सपने बेचना बहुत मुश्किल काम है। तो इतना बड़ा मुश्किल काम जब मैंने हाथ में ले लिया तो फिर दुनिया से क्या डरना। तो इसलिए मैं बोल्ड डिसीजन भी ले पाता हूँ कि जब मैं सपने का बेचने के लिए आ गया और बेचता हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ बड़े काम और अच्छे काम करने चाहिए, ताकि देश में, समाज में कुछ अच्छा देकर जाऊँ यहाँ से। बिल्कुल, आपका ये सपना साकार होगा, साकार होता आया है। आपसे आपने जैसा बोला, हाँ। और हम सब भी जब भी फिल्मों के बारे में पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे जो बेसिक लाइन है वो यही सिखाते हैं कि एक अच्छी फिल्म के लिए एक अच्छी कहानी का होना ज़रूरी हाँ, है। जी। आपने बोला कहानी फिल्म का हीरो होती है। हाँ जी। ऐसे में जो सितारे होते हैं उनकी चमक में कभी कभी कहानी दब जाती है और ऐसा लगता है स्टार्स के कारण मूवी हिट हुई है। बहुत, हाँ, तो जी। ऐसे में यही वजह है कि आप बहुत जाने माने चेहरे नहीं लेते हैं फिल्मों में अपने, और एक नए, अक्सर नए चेहरों के साथ शुरुआत करने का कोशिश करते दरअसल हैं। मेरा क्या है कि मुझे सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब मैं एज इट इज़ जब सिनेमा को लिखता हूँ और वैसे जब पर्दे पर उतारता हूँ। किसी बड़े एक्टर के आने के बाद इतने सारे इंटरफेरेंस उसमें होते हैं, इतना सारा टेंटम होता है, इतना सारा आपकी मतलब आप अपने जो आपका जो एक वजूद है, जो आपका जो ड्रीम है, आप उसमें बहुत से एडवाइस देने लगेंगे लोग। बहुत सारे चंपू उनके आसपास रहते हैं, वो चंपू लोग आपको एडवाइस देंगे। फिर जो आप बनाना चाह रहे हैं ABCD, वो बन जाएगा XYZ। ओके। तो जाहिर सी बात है कि इतनी सारी चीज़ें, मैं इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ पर आया हूँ सपने बेचने के लिए, तो मैं किसी स्टार के पीछे, कोई भगवान तो है नहीं कोई स्टार, मैं तो सब इंसान को बराबर ही मानता हूँ। तो इतना करने के बाद उनके पीछे जाकर अपनी चीज़ों को तो ख़राब नहीं करता। मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मुझे लगता है मेरी फिल्म मुझे थोड़ा बहुत अच्छी लगी, लेकिन आज तक मुझे कोई भी फिल्म मेरी अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। थोड़ी बहुत मुझे द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल अच्छी लगी है, लेकिन उससे भी अच्छी फिल्म बनाने की अब कोशिश है मेरी, द डायरी ऑफ मणिपुर। बिल्कुल, और ये आपकी कोशिश कामयाब होगी, शुरुआत हाँ, इस होने बार वाली है। हाँ जी। तो हमें बिल्कुल पसंद आई ये Thank you मूवी। so शायद पसंद आई, इसका नतीजा ये है कि आपको इतना ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा। अगर जो आपने करने की कोशिश की थी हाँ जी। वो नहीं हुआ होता तो आपको इतना विरोध झेलना अब नहीं सब- पड़ता। जी। वो एविडेंस है इस बात का। आने वाले वक्त में जिस तरह से मणिपुर की आप शुरुआत करने वाले हैं शूटिंग जी। की, जी। तो क्या प्लानिंग है? इसकी शूटिंग मणिपुर में आप करेंगे, और किस तरह से लोकेशन प्लान कर ली गई है, आने वाले वक्त में की एक्शन जाएगी? प्लानिंग हो चुकी है मेरी शूटिंग की। और जैसे कि बंगाल डायरी थी, उस वक्त तो मैं वांटेड भी था, फिर भी मैंने बंगाल में शूट किया। तो उस तरीके से मेरा सब वर्कआउट है, लेकिन ज़्यादा एक्सपोज करूँगा तो शायद वहाँ के लोगों के निशाने पे आ जाऊँगा। हाँ। लेकिन फिल्म तो पूरी बनेगी मणिपुर में ही, क्योंकि मणिपुर की कहानी है, वहाँ के बगैर हो ही नहीं सकती। मैं अलग कहीं सेट लगा के अब मैं इधर दिखाऊंगा हिमाचल में या कश्मीर में, तो वो बात नहीं, मैं वहीं फिल्म रियलिस्टिक बनाऊंगा। सिनेमा। हाँ बिल्कुल, और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो वो मणिपुर देखना चाहिए, और वहाँ के लोगों को लगना चाहिए कि हमारे बीच की कहानी है। देश को भी लगना चाहिए कि हाँ मणिपुर की ही फिल्म है। तो इसकी शूट अगले महीने से शुरू हो रही, पहले हफ्ते से, और कहाँ क्या होगी ये तो मैं एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मणिपुर में शूटिंग कर रहा हूँ। सनुज जी, फिल्में बनाना आसान बात नहीं है। एक शुरू से लेके स्क्रैच से लेके आखिर तक की बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जिनको एक साथ करके आपको आगे बढ़ना होता है। ऐसे में जब वन मैन आर्मी होती है, जैसा कि आपने बोला आप अकेले इसको बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो क्या ये फाइनेंशियल जो चैलेंजेस हैं वो बहुत एडवर्स भूमिका निभाते हैं? देखिए, फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं वो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट पर असर डालती हैं। अगर आपने जो इमेजिनेशन किया है, जो सब्जेक्ट आपने उठाया है, उसके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें, इक्विपमेंट्स और वो जो भव्यता होनी चाहिए वो नहीं होगा, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि जो आप कहना चाह रहे हो वो अच्छी तरह से नहीं कह पाए। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा होता है, ख़ासतौर पे मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास कोई UAE से और कहीं से फंडिंग तो आती नहीं है, और ना किसी एजेंडे के थ्रू मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसे दे दी थी कि भाई लो पैसे फिल्म बनाओ जाके। ये मेरा अपना पैशन है, और मैं इस पैशन में इतना बड़ा रिस्क लेता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है, करूँगा मैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है मेरे लिए जब फिल्म में बनाने लगता हूँ, तो जो आर्थिक संसाधन है
मैं कोशिश करता हूँ कि आर्थिक संसाधन हमारी फिल्म के कैनवास पर असर न डाले पाए। इसकी वजह क्या ये भी होती क्योंकि ट्रू इवेंट्स के लिए रियलिस्टिक सिनेमा दिखाने के लिए आपको जो जगह है या रियल लोकेशन यूज करनी पड़ती है, और अगर ड्रामा और फिक्शन की बात की जाए तो आप क्रोमा पे शूट कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो क्या ये भी एक वजह होती है कि जो बजट है वो ऑलरेडी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बना रहता है? मेरे लिए चैलेंज रहता है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं देश में जो लोग भले ही बहुत बड़े धनाढ्य, लेकिन जिस तरह से भी हो सकता है हेल्प करने के लिए, रिस्क लेने के लिए मेरे साथ आकर खड़े होते हैं, तभी मैं फिल्म बना पाता हूँ। तो मेरे ख्याल से वो कमरे के अंदर ग्रीन पर्दा लगा के फिल्म बनाना एक अलग चैलेंज है, और मुझे लगता है कि जब तक मैं रियल लोकेशन पे शूट नहीं करूँगा तो मुझे और मेरे अंदर के जो कलाकार को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा। तो मैं तो हमेशा रियल लोकेशन और जो चीज़ें जो रियलिस्टिक है तो उसमें ज़रूर से जाहिर सी बात है वहाँ पे हमें जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी फिल्म जल्दी से बन के तैयार हो, रिलीज हो, और आपसे फिर से हमारी मुलाकात हो, तब हम सवाल पूछेंगे आपसे कि आपकी फिल्म की सक्सेस के लिए अब आप क्या कहना चाहेंगे। लेकिन जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ मोटिवेशनल, कुछ ऐसा शब्द जो हमारे दर्शक जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं कुछ आपसे रिलेट कर सकें और अपने करियर में उसको इन्वॉल्व करके आगे बढ़ सकें। अच्छा, जहाँ तक इस फील्ड से जो जुड़े हुए लोगों की बात है, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि सीखना बहुत ज़रूरी होता है और अपने आप को जज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ये दो चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप सीखे ज़रूर, क्योंकि हर इंसान हर एक पैदा होने के बाद सब कुछ सीखता है, और कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ या मैं बहुत परफेक्ट हूँ। आप जब अपनी चीज़ों को 2 साल 5 साल बाद खुद ही देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, मैं वहाँ पे गलत था। तो अगर इस फील्ड में आप आना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईना है, यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई शोर सिफारिश नहीं है। एक ही फिल्म से आप एक्सपोज हो जाओगे कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। तो पूरी तैयारी के साथ आइए, और यहाँ पर बहुत स्कोप है। आज की तारीख में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन लर्निंग बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। आप छोटी मोटी रील बना के किसी के चेहरे पर वो अपना फ़ोटो चिपका के या किसी गाने पे अपना लिपसिंग देकर जो करते हो, वो बहुत घटिया चीज़ है। उन चीज़ों से मेरे ख्याल से बचना चाहिए, और इसमें आना है तो आपको अपना रियल टैलेंट लेकर सामने आना है। और पूरी दुनिया आज को तो मुट्ठी आपके हाथ में है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत चीज़ें आसान हो गई। थैंक यू सो मच सनोज जी, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।